आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बयानात व मुकाबला करारदादे और ये चाय की प्याली में तूफान है या एमक्यूएम के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से न्यूज बीट में। हमसे किसी भी किस्म की तवक्को ना रखें कि हम इनका या इनके कायदीन का कोई लिहाज करेंगे। एमक्यूएम के अपने साथी अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात पर हैरान हैं, वो उनका दिफा नहीं कर पा रहे। कल एक चैनल पर करंट अफेयर के प्रोग्राम में मेरे नाम से एक ट्वीट पढ़ा गया जिसके मुताबिक मैंने कहा कि एमक्यूएम ने इंडियन हाई कमीशन को खत लिखकर हिमालय जैसी गलती की है। तो मैं पहले भी वजाहत कर चुकी हूं, बता चुकी हूं कि सोशल मीडिया पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है और अगर मुझे एमक्यूएम या किसी और सियासी जमात के बारे में कोई बात करना होगी ना तो इसके लिए सोशल मीडिया नहीं, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरा अपना प्रोग्राम न्यूज बीट। जहां तक इस बात का अब सवाल है कि इंडियन हाई कमीशन को खत लिखकर एमक्यूएम ने पहाड़ जैसी गलती की है, मुल्क दुश्मनी की है या अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी है, तो इस बारे में एमक्यूएम की जानिब से तमाम तर वजाहतों के बावजूद सवाल बाकी है। किसी मुकम्मल और इत्मीनान बख्श जवाब के लिए सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई इस वक्त एमक्यूएम अपनी तारीख के बदतरीन मसाइल से दो चार है, और इस सवाल में सवाल ये भी है कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, एमक्यूएम के कारकुन और रहनुमा या अल्ताफ हुसैन। एमक्यूएम की वेबसाइट पर एक पोल हुआ, सवाल था कि क्या अल्ताफ हुसैन को एमक्यूएम की क़यादत छोड़ देना चाहिए। 72% की राय में क़यादत करते रहना चाहिए जबकि 28% ने मुखालफत में वोट दिया और फिर ये पोल वेबसाइट से हटा लिया गया। क्यों? क्या मुखालफाना राय और मुखालफत मजीद बढ़ने के खौफ से ये पोल हटा लिया गया? और ऐसा क्या हुआ कि उस एमक्यूएम में जो अल्ताफ हुसैन की सोच और इशारों पर चलती है, उस एमक्यूएम में उनकी क़यादत के खिलाफ 28% वोट पड़ जाए? क्या एमक्यूएम के अंदर भी अल्ताफ हुसैन की मुखालफत की खिचड़ी पक रही है? और ये पोल किसके लिए पैगाम था? अल्ताफ हुसैन के लिए कि खुद पर कंट्रोल करें, जबान और बयान का ख्याल रखें, या ये पैगाम एस्टेब्लिशमेंट के लिए था कि अल्ताफ हुसैन के बगैर भी एमक्यूएम का मुस्तकबिल है, आज उनकी भी मुखालफत हो रही है, यानी मौका अच्छा है। इन तमाम सूरत हाल, इन तमाम इशूज पर हम बात करेंगे। पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब, यहाँ से शुरू करते हैं कि एमक्यूएम का भारतीय हाई कमीशन को खत, अब वसीम अख्तर ये कहते हैं कि मामूल की कार्रवाई है और आपने ये कहा कि ये एरर ऑफ जजमेंट है, ये टेक्निकल एरर है। तो सवाल ये है कि जो हालात, जिस तरह के हालात सूरत हाल इस वक्त एमक्यूएम के लिए है, जिन हालात से एमक्यूएम गुजर रही है, क्या इस तरह के एरर्स, इस तरह की टेक्निकल गलतियां वो उसकी मुतहम्मिल हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकल गलतियाँ तो ज़ाहिर है कि उसी सूरत हाल में हो सकती है जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। तो इसका खुद मैंने पहला जवाब तो यही है। राब्ता कमेटी के तीनों अरकान नए हैं जिन्होंने ये सिफारतकारों को ख़त लिखना था। ठीक, उसमें आरिफ खान हैं, हमारे शबीर क़ायमी हैं, और तीसरे एक और खानज़ादा अब्दुल कादिर खानज़ादा, ये भी नए इंडक्ट हुए राब्ता कमेटी में ना। अच्छा, अब इनके दस्तखत से ये गया है, लेकिन इनके जो दस्तखत हैं वो नीचे होते हैं, ऊपर 55 सफ़ीरों को जाना है तो 55 खतों पे ये दस्तखत नहीं करते, ये ब्लैंक होता है, ऊपर एड्रेस में किसी का नाम नहीं था, ये उस पर साइन करते हैं। फिर उसकी स्कैन होती है उसकी कॉपी, और उस पर एड्रेस ईमेल के अंदर ही डालकर वो टू ऑल अगर कर दें तो वो सबको ईमेल हो जाता है। ये पॉलिसी है इंटरनेशनल रिलेशंस विंग की, तो मैं हेड करता हूँ, और ये चूंकि डायरेक्ट राब्ता कमेटी की तरफ से चला गया था, इंटरनेशनल रिलेशंस विंग की तरफ से नहीं गया और हमारी ईमेल से नहीं गया था। सर, हम यही जानना चाह रहे हैं, एड्रेसेस थे वो उसमें सब चला गया। हालांकि ये पॉलिसी अल्ताफ भाई की बिल्कुल पॉलिसी है। ये तीन लोग इतने खुद मुख्तार हो गए, ये दफ्तरी जो भी गलती है, लेकिन क्या ये इतने खुद मुख्तार हो गए कि इन्होंने अपनी मर्जी से लेकर लेटर लिख दिया 50 ममालिक को
आपके यहाँ तो हमने सुना है ना, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है, चेक एंड बैलेंस है, एक दूसरे को जवाब दें आप लोग। इन्होंने अपनी मर्जी से ये काम कर दिया। नहीं, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सब ने मशवरे से, जब ये लेटर भेजने की ज़रूरत महसूस हुई तो लेटर लिखा गया, लेटर पे साइन किया गया और कहा गया कि जो भी सफ़ीरों के एड्रेसेस में भेज दें। इस बात का वो एहतमाल या एहतियात नहीं कर सके कि पॉलिसी है कि इंडियन हाई कमिश्नर को इस तरह के लेटर्स नहीं जाते हैं। ठीक है। अगर मैं उस वक्त मौजूद होता या इरादा विंग के लोग मौजूद होते या राब्ता कमेटी के पुराने साथी वहां मौजूद होते, तो ये नए साथी थे, अभी आए थे और इन्हें ये इल्म नहीं था, तो ये अच्छा, फिर उन्होंने तो ये देखा भी नहीं कि एड्रेस क्या है। ये दफ्तर वालों की गलती है, जो दफ्तरी गलती है, तो दफ्तर वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये लेटर्स इस सूरत हाल में जब इस तरह की गलतियों की मुतहम्मिल, इस तरह की मिस्टेक्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती ना, क्योंकि आप कहते हैं एक तरफ आप लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, फिर वो रेंजर्स ने 186 जो क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं उनको हैंड ओवर करने की डिमांड भी आपसे कर दी। अभी आगे चल के इस पे भी बात करेंगे डिटेल में। फिर भी ऐसी गलती तो ज्यादा होशियार होना चाहिए। आप ऐसा करें ना, अब हम इस गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, चले हम इसके भी सजा दे दें कि दीवार से तो लगाए जा रहे हैं, आप अनारकली की तरह हमें दीवार में चुनवा भी दें, अब ये भी कर लें। तो इसका मतलब ये है कि जब गलती है रिकॉर्ड पे गई है, दफ्तरी गलती है, बात खत्म हो गई, मतलब इसमें कोई दानिस्तगी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, गलती हुई, गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए। आइंदा मसला क्या है फारूक सत्तार साहब, आइंदा नहीं होगी, इस पे तो आपने ये बात कह दी, लेकिन मसला ये कि गलती पे गलती हुए चली जा रही है, वो गलती रुक नहीं रही है ना, तो उससे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और भारत को खत लिख दिया आपने ना, भारत जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो भारत जिसकी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के सबूत भी हैं, वो मुलविस भी है, और आप लोगों पर भारतीय फंडिंग का इल्जाम भी है, फिर आपने उसी भारत को खत लिख दिया फारूक सत्तार साहब। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने अपने खिलाफ केस को ज्यादा मजबूत कर लिया इस तरह? गलती में ही सही जी। पॉलिटिकल डिबेट में तो जरूर ये बात आई और आएगी। पॉलिटिकल डिबेट में तो इस तरह की बहुत सारी बातें आ सकती हैं और आएंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस दिन कायदे तहरीक अल्ताफ का एक बहुत मज़बूत स्टेटमेंट जिसको पढ़ा गया, जो असेंबली के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हुआ, स्पीकर असेंबली अयाज सादिक ने पढ़ा, उसके बाद मैंने उसको दोहराया, उसकी तस्दीक की, उसकी तायीद की और उसको उसकी तौसीक की। अच्छा, एक अच्छा माहौल बना असेंबली में भी और पूरे मुल्क में। अल्ताफ भाई के जो इससे पहले बयानात आए थे जिसकी वजह से वो आसमान सर पे खड़ा किया गया था, लेकिन अभी तो मैं असेंबली से निकला हूं और इस लेटर की खबर मेरा इंतजार कर रही थी, और फिर शाम को मेरे खिलाफ एक मीडिया ट्रायल की तैयारी हो गई। मतलब मैं नहीं कह रहा कि मीडिया ट्रायल मीडिया वाले मेरे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस लेटर को लीक किया, जिन लोगों ने जो बैठे हुए हैं, जिनके पास और बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है इसी तरह की कुछ और हो आइंदा आने वाले दिनों में, वो भी हैं। सर एक बात बताएंगे, करके ये सारी चीजें लाई जाएंगी। मैं आपके सामने इसी तरह बैठा हूंगा, जो गलती होगी उसको कह दूंगा गलती है, और जो दानिस्ता होगा पॉलिसी होगी उसको कह दूंगा पॉलिसी है। दो बातें, एक तो ये आपने कहा गलती है ना, हमने मान लिया गलती हो गई। फारूक सत्तार साहब वैसे सोचने की बात है ना, देखिए भारत में भी कितनी तहरीकें चल रही है ना, वहां पे वो सिख है ना, वो भी अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं। आपको याद है कभी उन्होंने इस तरह की गलती की हो, कभी उन्होंने पाकिस्तान से मदद दी हो, कभी उन्होंने पाकिस्तान को पुकारा हो, आओ हमारी मदद करो? याद है फारूक सत्तार साहब कोई गलती ऐसी उनसे हो गई हो? नहीं, हमने इस गलती का इतराफ किया कि ये लेटर चला गया, तो इसमें कोई मदद नहीं मांगी है, कोई मदाखलत के लिए नहीं कहा है। और ये तो यूरोपीय सिफारतकारों, अमरीकी सिफारतकार, मुल्की इदारों को बदनाम किया ना आपने, इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए है। और सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमारे खिलाफ इससे ज्यादा मवाद मुख्तलिफ एजेंसियों ने भी दिया है, हुकूमत के इदारों ने भी दिया है, हुकूमत के जो महकमे उन्होंने भी दिया है। तो ये हमारी मजबूरी होती है कि जब हमें भी सफ़ीरों के साथ मुलाकातों में इस तरह के मवाद हमारे सामने कॉन्फ्रंट किए जाते हैं तो हमें हकीकत बताना पड़ती है। ये उसके जवाब में होता है। अगर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद हो जाए, हमारे खिलाफ ये जो जहर अफशानी की जाती है, अगर ये बंद हो जाए, मुल्क के सारे मामला आते हैं, मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। हमारे बारे में सफ़ीरों को ब्रीफिंग ना दी जाए। फारूक सत्तार साहब देखें, बैनुल अक़वामी लोगों से उस वक्त बात की जाती है, उस वक्त उनको लूप में लिया जाता है जब आपके मुल्क में आपकी ना सुनी जा रही हो, जब आपको अपने मुल्की इदारों से शिकायत हो ना। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, जरा बताएं कि आपकी जो शिकायत और मसले मसाइल हैं MQM के साथ, आपने यहाँ पर पाकिस्तान में किस किस फोरम से रुजू किया है, और वो कौन कौन सा फोरम है जिसने आपकी बात को मानने से इनकार किया, सुनने से इनकार किया आपकी बात को, तो मायूस होकर, सैड होकर आपने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया? मैं ये कहूँगा, देखें, दो तरह की सूरत हाल है। एक तो मदद मांगना और मदाखलत के लिए कहना, ऐसा हरगिज़ और कतई नहीं, किसी से नहीं मांगी।
चाहे जाए कि भारत या कोई यूरोप का मुल्क या कोई अमरीका, किसी से नहीं। हाँ, आगाह करना, अप्राइज करना जहाँ इंसानी हुकूक की पामाली हुई हो और मावरा अदालत कत्ल हो, जबरी गुमशुदगियाँ हों, पूरे बैन अल-अक़वामी फोरम्स हैं, पाकिस्तान यूएनओ के बैनल जो आलमी चार्टर है इंसानी हुकूक का, उसका सिग्नेटरी है, उस लिहाज से, और फिर वहाँ अगर हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें हैं तो फिर हम ये सिर्फ एक हकाइक से आगाह करते हैं, ये फ़र्क कर लें। दूसरी बात, हमने पाकिस्तान के तमाम फोरम पर तमाम जो रियासती इदारों की जो टॉप शख्सियात हैं उनको हर चीज़ से आगाह किया है। तीसरी बात कि अदालतों में तो हमने पटिशनें दी हैबियस कॉर्पस की। मुझे बता दें कि हाई कोर्ट सिंध ने किसी एक पटिशन में ये जो 40 मावरा अदालत कत्ल हो गए जिनकी डेड बॉडीज मिली हमें अपने कारकुनों की, क्या इनकी हैबियस कॉर्पस पिटीशन ही नहीं थी? इनको जिंदा बरामद और बाजियाब कराने के लिए इनका रिमांड लिया जाता। 130 गुमशुदगियां जबरी 1 जनवरी के बाद से लेकर आज तक 90 दिन का रिमांड ले जो कानून में आपने जो बात की 180 दिन का रिमांड। ठीक, फारूक सत्तार साहब, आपने जो बात की ना, अब यहाँ से 2 पॉइंट है और मैं दोनों का जवाब आपसे चाहूंगी। एक तो ये आपने कहा कि हमने हर रियासती इदारे का दरवाजा खटखटाया। सर बिल्कुल ठीक, आपने वजीर आजम से मुलाकात की, आपने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की, उनसे बात भी हुई होगी, लेकिन फारूक सत्तार साहब, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हालात एज इट इज़ हैं तो हम ये क्यों ना समझें कि आप लोगों की बातों में दम ही नहीं है। दूसरी बात, सर कहा जाता है कि आप लोगों के पास बेहतरीन लीगल टीम है, बेहतरीन लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो मुल्की कानूनी इदारे हैं। क्या आपके वो लीगल एक्सपर्ट्स उनको कन्विंस नहीं कर सकते? और अगर नहीं किया अब तक तो फिर ये क्यों ना समझा जाए कि आप लोगों के मुतालबात में कोई दम ही नहीं है सर, जो सुनी नहीं जा रही फिर आपकी? देखें, एक जी फनकार हैं, एक टेलीविजन एक्ट्रेस थी, उनके पास से कोई 2 इलीगल और लिकर की बॉटल्स निकली जी, तो सुओ मोटो नोटिस लिया गया, अतीका ऑर्डर, आपको याद होगा। जी जी जी। यहाँ हैबियस कॉर्पस की 130 पिटीशनें हैबियस कॉर्पस की पड़ी हुई 6 महीने के अंदर, 130। तो इसमें तो हमने रुजू किया हुआ है, उनको बाजियाब कराए अदालत, हाई कोर्ट सिंध बाजियाब कराए। अल्लाह ना करे, इससे पहले कि अल्लाह ना करे वो तशद्दुद से जहाँ बहक हो जाए अपनी जिंदगियों से जाएं। तो आप मेरी मदद करें। इमरान खान को भी एतराज है ना, वो तो अपने मामलात को यूएनओ में लेकर नहीं गए। क्यों आप नहीं, तो मैं कहाँ गया? मैं कहाँ गया? मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो अप्राइज किया, मैंने तो नहीं कहा कि मैं अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकरीरें हैं उसी की तरफ आते हैं, फिर बाकी बातें उसमें आ जाएंगी। जी देखिए, चले मैं उसकी तशरीह कर देता हूँ। अल्ताफ भाई ने नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात के लिए कहा है। अच्छा, मैं उसको यूँ समझता हूँ कि जब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर के मर्डर का केस बहुत ही मुअम्मा बन गया, किसी से हल नहीं हो रहा था और ये शक हो रहा था किसी एजेंसी से कराएंगे तो उसमें शक होगा, हुकूमत ने स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया था। हम नवाज शरीफ की हुकूमत से कहते हैं कि अगर आपका कोई इदारा ये तहकीकात नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा है, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा से किसी को बुला लें या आप नेटो से किसी को बुला लें, अब ऑब्जेक्ट, आप देखिए, बात सुने पारस, मेरी बात सुने, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग उसमें से ऑब्जेक्टिविटी निकालें, सब्जेक्टिविटी पे प्लीज ना जाएं, क्योंकि और बेनिफिट ऑफ डाउट दें। हम हर जगह जाएंगे, हम हर एंगल पे बात करेंगे फारूक सत्तार साहब, लेकिन ये जिस स्पीच का भी आपने जिक्र किया ना, जिसमें नेटो फोर्सेस को दावत और भारत को गैरत का ताना दिया गया, तो सर आप सब एमक्यूएम के जो लोग हैं ना, अपनी अपनी तौजीहात पेश करें। आपको पता है अल्ताफ हुसैन साहब ने भी चैलेंज कर दिया, और ये उन्हीं के अल्फाज अब मैं पढ़ रही हूँ कि अगर मैंने ये अल्फाज कहे हों कि भारतीय फौज या भारतीय हुकूमत पाकिस्तान आकर महाजरों की मदद करें और उन्हें जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाएं, अगर मेरी तकरीर के ये जुमले पेश कर दिए जाएं तो मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं, वरना जो इल्जामात लगा रहे हैं ना वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। हम इस बात पे यकीन करते हैं फारूक सत्तार साहब, चलें कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अल्फाज सुनवा रही हूँ, आप उसको सुन लें और उसके बाद आपने हमें मतलब उसका समझाना है, चूंकि वो अल्फाज भी अल्ताफ हुसैन साहब के। सुनवाइएगा जी जरा। इंडिया खुद डरपोक, बिल्कुल बुज़दिल, वरना हम उन्हीं के जमीन के बेटे जिनका कत्लेआम हो रहा है। ठीक है, मजहब का फर्ज है, अगर हिंदुओं में चैरिटेबल गैरत होती तो पाकिस्तान की सरजमीन पर महाजरों का खून नहीं होने देते। फारूक सत्तार साहब, आप कहते हैं आप अल्ताफ हुसैन साहब के वकील हैं, आप अल्ताफ हुसैन साहब के नुमाइंदा हैं। अब जरा आप मतलब समझाएं जो अभी मैंने आपको अल्फाज सुनवाए तकरीर में अल्ताफ हुसैन साहब के। अच्छा देखें, पहली बात तो इन अर्ज में कहीं पर यह नहीं है कि मदद को आओ
ठीक। या मदाखलत करो जी, दावत नहीं दी। ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ कि आपके काम की बात निकल रही है इस जुमले में। ये जुमला जहाँ जो अदायगी है, ये जो जुमला अज खुद है, आपको बिल्कुल हक है इस पर तनकीद करें कि ऐसा जुमला अल्ताफ भाई को नहीं कहना चाहिए। आपको हक है, तनकीद निगारों को हक है, ठीक। जो पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले हैं बिल्कुल उन सब का हक है कि वो इस जुमले पर भी एतराज़ उठाएं। ठीक। मुझे उनके एतराज़ और इख्तलाफ से कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अगर मैं वज़ीर आज़म की जगह होता और आपकी जगह होता, या शायद किसी रियासती इदारे का बड़ा होता, तो ईमानदारी की बात है, मुझे एक इत्मीनान हो जाता, एक तसल्ली हो जाती। इस जुमले में भी झिंझलाकर अल्ताफ भाई ने जो कहा बेगैरत हैं, बुज़दिल हैं, इसका मतलब हमारी मदद को नहीं आए ना आ रहे हैं। सर एक बात, तो ये तो तय हो गया कि भारत से ना फंडिंग ना मदद ना मदाखलत, ये तो लाइन खींच गई ना कम से कम इस जुमले में। आपने मदद मांगी, तो वो नहीं आए, झुंझला कर फिर उन्होंने ये कह दिया कि वो मदद के लिए नहीं आए। फारूक सत्तार साहब, मतलब मसला क्या है? फारूक सत्तार साहब मसला भी सुने ना, क्योंकि वो मसला आपको भी पता है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम है। फारूक सत्तार साहब, यहाँ पर लोग सर आपके अल्फाज के पीछे जो बातें हैं ना, एक आम आदमी उसको नहीं समझता, वो सिर्फ अल्फाज को समझता है, और आपके अल्फाज ये बता रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के अल्फाज ये कह रहे हैं जो अभी मैंने सुनवाए हैं। ना समझे, देखें बहुत सारी बातें तो जाहिर है कि जिस जो कहीं गई हैं उसको उसी तरह ही लिया जाएगा। मैं कब मना करूं? इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको इख्तिलाफ है, एतराज का हक है, तनकीद का हक है। मैं तो तीनों चीजें कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस जुमले में से एक जो काम की बात नजर आई वो ये है कि अल्ताफ भाई की तवक्कुआत भी अगर है, फर्ज कर लें कि चूंकि एक सिलसिला हमारे आबा अजदाद का उस जमीन से मिलता है, वहां हम अपनी जो है वो सारी निशानियां, अपनी जायदादें, अपनी तारीख सबको दफन कर कर आ गए, इस पाकिस्तान को कायम करके कुर्बानियां देके यहाँ आ गए हैं। सुन नहीं है ना, मैं कह तो रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। उनको अगर ये फीलिंग है, अच्छा, आप उस फीलिंग पर जरूर एतराज इख्तलाफ करें, तनकीद करें, मैं कब मना कर रहा हूँ। आप समझाएं उनको कि अल्ताफ भाई इतने साल हो गए, अब इस फीलिंग को भी आप जाने दीजिए, फीलिंग दोबारा आपके अंदर क्यों आती है, बिल्कुल ये करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक रिस्पाइट या ब्रीदिंग स्पेस मुझे ये मिल गई कि बुज़दिल है, बेगैरत हैं और वो मदद को नहीं आए। मतलब जोश दिला रहे हैं। ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने पुकारा फिर भी नहीं आया, ये आपने जुमला लगाया। अच्छा, उन्होंने पुकारा मतलब ऐसा भी निकल बुलाया नहीं, मदद के लिए कहा नहीं, मदाखलत के लिए कहा नहीं, वो खुद भी नहीं आए, तो अल्ताफ भाई ने झिंझलाकर उनको भी बुज़दिल और जो बेगैरत कह दिया। वो जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कहा उस पर बहस कर लें सर, उसके वही मैंने कहा ना, वो हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो आम आदमी नहीं समझ पाता। फारूक सत्तार साहब, सर आपने भी जो इतनी बात की, क्या इसका मतलब फिर हम ये समझ लें कि अल्ताफ हुसैन साहब ने हिंदुओं को, इंडिया को, सर उन्होंने नफरत से कहा कि तुम में गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, या वो ये ख्वाहिश रखते हैं उन्हें ताना देकर कि मदद को आओ, और क्या करेगा ये भारत हमारा? मेरी बात सुन, पारस ये तो और अच्छी बात है, उन्होंने जिस तरह कहा है कि अगर उनके जहन में कहीं खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं है कि ऐसा है, उनके जहन में ये तवक्को थी अल्ताफ भाई कि अगर फर्ज कर लें कि यहाँ अगर हमारी नस्ल कुशी हुई 92 के रियासती ऑपरेशन के बाद, और अब भी जराइम और दहशतगर्दी के खात्मे की आड़ में हमें दीवार से लगाया जा रहा है, माशी कत्लेआम भी हो रहा है, जिस्मानी कत्लेआम भी हो रहा है, तो जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ है, मैं नहीं कहता कि हजारों की तरह कत्लेआम हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है जी है ना, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने कम से कम एक लकीर तो खींच दी ना, उनको बुज़दिल बेगैरत कह के अगर कोई तवक्को थी भी तो ये अच्छा हुआ, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप इसको बेहतरी के लिए अब आगे उनकी खफगी है, नाराज सुन लो, खफगी है, नाराजगी भरमी है। अगर हम मुहिब वतन है, पारस मुहिब वतन है, हमारी फौज के आला ओहदेदार मुहिब वतन हम हैं और वजीर आजम है, हम सबको मिलकर अल्ताफ भाई को पाकिस्तान के फोल्ड में वापस लाना चाहिए, ना कि राइट ऑफ कर दें। हमारी मुश्किल यही है, किसी के भी जुमले को पकड़ के उसके जो सतही माने निकलते हैं उसको लेकर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, ये गलत है। हमारे इस प्रैक्टिस को खत्म करें। गद्दार बिल्कुल ठीक, अगर आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है जैसे कि एमक्यूएम कह रही है, तो सर ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा होगा ना। इसमें सिर्फ भारत का नाम लेके भारत को ही खत लिखना, तकरीरों में भारत का ही जिक्र करना, अब आवाज आ रही है आपको फारूक सत्तार साहब? आवाज क्लियर आ रही है?
हाँ आवाज अच्छा आवाज फारूक सत्तार साहब, वही कि अगर जुल्म हो रहा है तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा होगा ना, उसमें भारत को स्पेसिफिकली उसका नाम लेके खत भी लिखना, उसको उसके तकरीरों में भी उसको शर्म और गैरत याद दिलाना था, तो सवालात उठते हैं ना। और एक बात, आप लोग जो इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं ना फारूक सत्तार साहब इन तकारीर का मतलब, लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को फिर भी, इसीलिए शायद आज सिंध असेंबली में अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है और अब पीपल्स पार्टी कहती है हम वफाक से रुजू करेंगे कि वो कानूनी कार्रवाई करे, अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान बुलाएं, क्योंकि इस तरह के अल्फाज पे चुप नहीं बैठा जाएगा, खामोश नहीं रहा जा सकता। क्या कहते हैं आप? अच्छा पारस, एक बात तो ये तय कर लें, रूल ऑफ द गेम कि अगर आप वो खत का जिक्र हर सवाल के साथ करेंगी तो मुझे फिर हर उस खत का फिर जवाब देना। सर अकल वाले इशारों में समझ आते हैं, हम सारी बातों को साथ लेकर चलेंगे ना, क्योंकि सारी बातों में एक ही जिक्र हो रहा है। मैंने कह दिया भाई मैंने कह दिया कि मेरे लोगों की दफ्तरी गलती हुई है, ठीक है। और खुदा के लिए इसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, प्रोग्राम तक के लिए भूल गई, मत उस खत का बार बार जिक्र करो हर सवाल में, आगे बढ़ो। तकरीर की बात, हाँ अब अगर लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, करारदाद आ गई ना सिंध असेंबली में, तो ये बनिए के बेटे हैं, हाँ ये बनिए के बेटे हैं, ये कुछ देख कर ज़मीन पर गिर रहे हैं, ये सियासी गिद्ध हैं, ये MQM के जज्दे खाकी को इस ऑपरेशन के नतीजे में जो सियासी ज़बान उसकी बंद की जा रही है, दीवार से लगाया जा रहा है, वो देख रहे हैं कि एक स्पेस कराची में बन रही है, बल्दियाती इंतखाबात है, किसी तरह MQM को ये मेयरशिप ना जाए, बल्दियाती इलेक्शन में MQM को मेजॉरिटी ना मिले, और MQM का ये दावा कि 80-85% का मैंडेट है उसके पास, किसी तरीके से उसको जो है वो निगेट किया जाए अगले बल्दियाती इंतखाबात में। सब उसकी तैयारी। आपने कहा MQM का जस्ते खाकी है और ये सब शाह के वफादार लोग बन रहे हैं, कतई गैर सियासी रवैया है, कतई गैर जमहूरी रवैया है। असेंबली में किसी को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर नहीं हो रही है, किसी के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का केस, गद्दारी का केस, मेरी बात सुन, दायर नहीं किया गया कोर्ट के अंदर। ये रवैया देखिए, कल कौमी असेंबली में 4 तकरीरें हुई हैं, ईमानदारी के बाद पाकिस्तान की, किसी को आप अपने फोल्ड में हजारा है, बलूचिस्तान है, सराइकी इलाका है, फाटा है, इनको मेन स्ट्रीम में लाना है। कश्मीर के लिए जद्दोजहद हम कर रहे हैं, कश्मीर को लेते मशरक़ी पाकिस्तान खो दिया, बलूचिस्तान को विन कर रहे हैं, बलूचिस्तान को विन कर रहे हैं, पहाड़ों से उतार रहे हैं, तो फिर MQM को कराची को क्यों मेन स्ट्रीम से बाहर बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, बिल्कुल सही सवाल है। मेरी बात को समझे फारूक सत्तार साहब, ये जो आज असेंबली में करारदाद पास की गई है, अगर ये हमारी असेंबली नहीं है, हमें डिसोन कर देगी, हमारे मैंडेट को डिसोन कर देगी। कौमी असेंबली की 4थी बड़ी जमात, सेनेट की 3री बड़ी जमात और सूबाई सिंध असेंबली की 2री बड़ी जमात के साथ अगर अक्सरियती जमात का ये रवैया होगा कि उसके कायद के खिलाफ इस तरह की करारदाद मंजूर होगी, तो इसका मतलब ये है कि फिर कराची सूबे की जो डिमांड है वो इतनी मजबूत हो जाएगी सिंध के शहरी इलाकों में। MQM की सूरत हाल ऐसी ना कि हर कोई बोल रहा है MQM के हवाले से, फिर उसके MQM के जस्ते खाकी का जिक्र किया आपने, तो आपने तो खुद ही MQM को मुर्दा कह दिया अपनी बातों में। क्या मुर्दा हो गई है MQM? देखें, मेरी बात सुने पारस, ये स्टेट्समैनशिप नहीं है, ये सियासी बुर्दबारी पुख्तगी नहीं है, ये बहुत ही तंग नजरी है, शॉर्ट साइटेडनेस है, इसका नुकसान होगा, इसका फायदा नहीं। मैं 4 तकारीर का हवाला देता हूँ, उसको कंपेयर कर लें। पूरे मुल्क का सिनेरियो बदल गया था अल्ताफ भाई की खफगी नाराजगी पर। अल्ताफ भाई से कहा गया कि वो भी एक अच्छा बयान दें और वापस आए। ये तरीके होते हैं लोगों के दिलों को जीतने का। कहा क्या अयाज सादिक ने बहुत अच्छी बातें की, सुने एजाजुल हक ने बहुत अच्छी बात की, महमूद अचकज़ई ने बहुत अच्छी बात की, किसी ने टॉक शो में वो तकरीर नहीं सुनवाई है। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ने कल बहुत अच्छी तकरीर की, शेख रशीद की तकरीर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। इन सब को लेकर और उसके बाद परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी आए, वजीर आजम ने अल्ताफ भाई का शुक्रिया अदा किया, आपका शुक्रिया अदा किया, MQM का। एक मसले को आपने हम आंगी के जरिए, ये पॉलिटिकल मूव्स है, पॉलिटिकल मसाइल है, इसको पॉलिटिकल तरीके से हल करें। ये जो इल्जामात और जवाबी इल्जामात, सियासी जमात को दीवार से लगाने का अमल, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे पारस। मैं पूरी मुल्क की सियासी बरादरी से अब अल्ताफ हुसैन साहब जो तकरीरों में अल्फाज, अब ये इस पे मैं एक आखिरी बात कर लूं, फिर ब्रेक पे भी जाना है। अल्ताफ हुसैन साहब जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो फौरन उनकी तरफ से उसकी तरदीद आ जाती है ना, वो लगता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो माजरत भी कर लेते हैं। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये जो पिछली 2 तकारीर हुई हैं, इनके बाद कोई माजरत नहीं की गई, क्यों? आपके ख्याल में क्या अल्ताफ हुसैन साहब ये समझते हैं कि बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, बिल्कुल सही बोला? अल्ताफ भाई ने वजाहत की है कि तकरीर उन्होंने कुछ की और जो आसमान सर पे,
सुने तो सही, आसमान पे जो सर उठाया, वजाहत की, माजरत नहीं की इस बार, वजाहत की, और वजाहत में ये बात कही जो आपने पढ़ा उनका जुमला वजाहत में कि जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। उन्होंने कहा ना भारत को मदाखलत के लिए कहा, ना मदद के लिए कहा। इसके अलावा कोई बात अगर मैंने की, गुस्से में की, नाराज़गी में की, खफगी में की, बरहमी में की, गलत की, आप मुझे डांट लें, मुझे समझा दें, आप मेरी तस्हीह कर दें, आप मेरे दुख को, मेरे दर्द को भी समझें, और मुझे राइट ऑफ करने की बजाय, दीवार से लगाने की बजाय, डिस्कार्ड करने की बजाय मुझे इंगेज करें, मेरे साथ बैठे, मामलात को तय करें, आगे बढ़ाएं, सियासी हल निकालें। ये भी तो पैगाम है ना उनकी सारी बातों में। इसको भी तो समझे ना कि आगे क्या करना है। इसी लकीर को पीटते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इस लकीर को अब नहीं पीटेंगे, इस लकीर से थोड़ा आगे चलेंगे। और जो ताने बाने मिल रहे हैं ना, चूंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने कल आप लोगों से भी कहा कि जो अच्छा लगे उसे अपना कायद बना लो, तो जब आप कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह के ख्यालात का इजहार क्यों कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं? तो MQM टूट का शिकार है या फूट का शिकार है? मैं जरा आपसे ये भी पूछूंगी। ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फारूक सत्तार साहब, अब थोड़ा चूंकि टाइम कम होगा तो हम जल्दी जल्दी कुछ इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। पहले मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था, ये एक पोल का अनाउंस किया था MQM की जानिब से, अल्ताफ हुसैन साहब को कायद रहना चाहिए MQM का या नहीं। तो उसका रिजल्ट ये हुआ ना कि 72% लोगों ने कहा कि होना चाहिए और 28% ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो सर उसके बाद ये भी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि ये पोल हटा दिया गया। तो क्या 28% ने जो इजहार किया कि नहीं होना चाहिए, इस डर, इस खौफ की वजह से कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसलिए वो हटा दिया गया? और क्या इसकी वजह आप उनकी तकारीर समझते हैं? पहले तो सबसे पहले तो मैं अपनी जाती राय ये दूंगा, एक बहुत सीनियर कारकुन होते हुए MQM के, कि किसी भी जमात को अपने जो है वो इस तरह के पोल अपने कायद के लिए उसूलन करानी ही नहीं। तो क्यों कराया आपने सर? अच्छा, उसकी वजह यह है, नहीं उसकी वजह यह है कि आपने अपने वोटर्स, अपने मेंबर्स, अपने वर्कर्स को रजिस्टर ही नहीं किया उस पोल के लिए। या तो वो आपकी पार्टी के ही कारकुन, वोटर या वर्कर पोल में हिस्सा ले रहे हो, ये तो आपने पूरी दुनिया को दावत दी एक और गलती थी मुत्तहिदा की, हिस्सा ले। तो बुनियादी तौर पे आप मान रहे हैं एक और गलती थी? ठीक है, मैं तो आपके सामने, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि किसी मैंने अपनी जाती राय देकर कहा है, और एक सीनियर कारकुन होने के नाते से ये बात कही है कि ऐसा पोल जिसमें हमारे अपने वर्कर्स रजिस्टर्ड ना हो, अपने वोटर्स रजिस्टर्ड ना हो, पूरी दुनिया के लिए उस पोल को खोलना ही नहीं चाहिए। राय हम अपनी पार्टी की, तहरीक की, हम अपने लोगों से ले रहे हैं और हम खोल उसको पूरे जमाने के लिए रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि शुरू में तो कारकुनों ने वोट, ठीक लग रहा है कि पैनिक बटन खुल गया है MQM का। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, MQM की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, तो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बताइएगा, क्योंकि फारूक सत्तार साहब कल उन्होंने कहा आप लोगों को कि जो अच्छा लगे उसे अपना कायद बना लो, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और जरूरी नहीं ना फारूक सत्तार साहब की साजिशें बाहर से ही होती रहे, हर वक्त अंदरूनी भी तो होती हैं और वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। देखें, अल्ताफ भाई ने ये इसलिए सारी बातें की हैं कि इस वक्त जो माहौल है पूरे मुल्क में जी, और बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि MQM के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बवजूह है या बिला वजह, इसकी मैं उसमें नहीं। तो अब जाहिर है कि उसके नतीजे में ये कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की बड़ी ओपननेस है, और मुखालफिन ये कह रहे हैं कि अल्ताफ भाई की वजह से यहाँ जो उनकी लाइन ऑफ डिफेंस है, जो उनके राब्ता कमेटी है, वो बड़ी मुश्किल में भी है और उनको पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रही। तो अल्ताफ भाई ने तो एक ओपननेस के तौर पे हाँ, अल्ताफ भाई ने तो ये ओपननेस, अगर तुम ये चाहते हो कि भाई मेरी वजह से मुश्किल आते तो तुम चाहो तो किसी और को कर लो। एक और पार्टी का मामला है, पार्टी ने अच्छा चलें, ये तो पार्टी का मामला हो गया ना। एक और भी बात की उन्होंने, और इस पे बताएं कि आपकी क्या राय है। वो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा कि इस्लामाबाद में नई MQM बनने की तैयारियां हो रही हैं। और फारूक सत्तार साहब याद है वो चौधरी निसार साहब ने जो पहले अभी लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने MQM और अल्ताफ हुसैन कहा कि मैं दोनों को अलग अलग देखता हूँ। तो ये नई MQM और चौधरी निसार का बयान कि अल्ताफ हुसैन और MQM को मैं अलग देखता हूँ, क्या ये ताने बाने मिलते हुए लग रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि शायद चौधरी निसार के बयान में ये था कि जो MQM है जी, जो MQM अल्ताफ हुसैन के साथ और अल्ताफ हुसैन की MQM है, उसको अब वो अल्ताफ हुसैन से अलग देख रहे हैं। अच्छा। वो उनका ये कहना था जी। लेकिन अल्ताफ भाई ने जिस MQM की बात की है, ये किसी और MQM की बात की है
जिसके बारे ठीक में है। कोई सुनगुन फारूक साहब- ऐसी होगी, उन्हें कोई जी, इस तरह जी। की इत्तलात होंगी ठीक है। कि कहीं पर कोई कुछ हो रहा है, और ये भी इस महाज पे भी कोई काम कर रहा है। एक तरफ प्रोपेगेंडा, एक तरफ मीडिया के लिए मवाद रोजाना साजिशें, फराहम करना, एक नई पता नहीं स्टोरी क्या-क्या फराहम हो रहा है करना, आप लोगों के वो सारे खिलाफ। काम तो हो रहे हैं। कोई ना कोई खत निकालना क्या लिखा गया है खत? हमने, मीडिया ने क्या खुद निकाल लिया फारूक सत्तार साहब? और जो ताने बाने मिलने की बात हो रही है, एक कुछ और मिला है जरा ताने बाने फारूक सत्तार साहब? आप समझिए, नहीं, मैंने कहा कि कोई निकाल के मीडिया को दे रहा है। लेकिन अच्छा। सौलत मिर्जा ठीक। का इंटरव्यू करने के लिए बलूचिस्तान की जेल में आप तो नहीं गई थी, मीडिया तो नहीं गया था, कोई मीडिया का फोटोग्राफर कैमरामैन भी नहीं गया, मैं गारंटी से कहता हूँ। ठीक है। लेकिन अच्छा। जो गए होंगे उन्होंने लाके आप सर, लोगों को एक दी बात- और आपने चला अब आपके हवाले ठीक है से ना? एक बात- तो मैं कह रहा हूँ इसी तरह रोजाना एक स्टोरी लाई जा रही है, दी जा रही है। ठीक, फारूक सत्तार साहब, हम ताने बाने मिलाने की बात हो रही है ना, ये अंदरूनी साजिशों की भी बात हो रही है और सारी चीजें हैं ये। सर, लास्ट फ्राइडे को जब मैंने आपका प्रोग्राम किया था ना आपके साथ, तो उसके दूसरे दिन नबील कपूर साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने आपके हवाले से कुछ बात की थी। तो जरा सुनवाऊं आपको क्या बात, चूंकि वो आपके हवाले से बात थी तो उसका जवाब भी आप ही को देना बनता है। तो मैं आपको सुनवाती हूँ, जरा प्ले कीजिएगा जी। फारूक सत्तार जनरल मुशर्रफ के दौर में DGISI के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे कायद बनाए MQM का, लोग मुझे फॉलो करेंगे अल्ताफ हुसैन की जगह। जब उन दिनों में बात हो रही थी कि अल्ताफ हुसैन की तबीयत बहुत ख़राब है और वो किसी भी टाइम जो है अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, तो फारूक सत्तार ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे MQM का कायद बनाया जाए। आप ही एक बागी, आप ही और सोच जुर्रत समझ वाला रखने वाले और बाकी सब इशारों पे चलने एक वाले। और आने वाला जुर्रत वाला, वो क्या है? वो भी एक है पार्लियामेंट। कौन है? कहाँ से बस वो आएगा और अभी इस तरह बहुत आएंगे। फारूक सत्तार साहब, ये 2-3 बातें जरा क्लियर कर दें। सर, ये इतनी खामोशी से आप DGISI के पास भी चले गए और MQM की क़यादत की आपने ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया और किसी को पता ही नहीं लगा सिवाय नबील के बोल के। अच्छा, मैं वाहिद आदमी हूँ जो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब रहा। MQM का एक प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेशन और सीनियर लीडरशिप होने की वजह से नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एक केस मेरे ख़िलाफ़ भी जो है वो नैब का बन गया था, इख्तियारात से तजावुज़ करने जी, का। जी। और मैं शुरू के तो 2-3 साल जो है वो जेल में रहा हूँ, अटक जेल में सड़ा हूँ, वहाँ तक गया हूँ। जनरल अमजद का जो नैब का जो शुरू का मसला था, तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर DGISI से कब मिला हूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले तो इसको मुस्तरद करता हूँ। इससे बड़ा दुनिया में कोई और झूठ हो नहीं सकता कि मैं अकेला DGISI से जो है वो कभी मिला हूँगा, जिंदगी में कभी नहीं मिला। एक और बात, हाँ, पार्टी के कहने से मिला हूँगा। ठीक। अगर पार्टी ने मैंडेट दिया होगा तो हम 2 अफराद मिलते तो हैं। क्या पार्टी ने इस ख्वाहिश का इजहार तो नहीं कर दिया था कि आप MQM के कायद बन जाएं? वो मैं पूछ रही हूँ, वैसे कोई आपने कहा ना पार्टी के पीछे पार्टी हो सकती है, ऐसी तो बात नहीं है। पार्टी का इस तरह पार्टी ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टी का हर फैसला उसकी तौसीक का सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना इस दुनिया में। जो हम करने जाते हैं, अगर देखे ना, मेरे ख्याल में तो फिर इसमें तो मेरे साथ कोई दूसरा होगा तो फिर उसको भी गवाही के तौर पर लाना होगा। ठीक है। और फिर मुशर्रफ साहब, उनके सारे जनरल जो टॉप के थे, ठीक है, वो तो खुद अल्ताफ भाई को डायरेक्टली इंगेज करते थे। सर, आपने डिनाई कर दिया। एक और बात, उसी के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक। सर, वो नबील कपूर ये भी कह रहे हैं, सवाल ही नहीं बता, उससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। चलें, क्योंकि अब जो MQM को छोड़ चुका हो या जो MQM का मुखालिफ हो, अगर कोई वो बात कर दे तो सर हर दफा हम ये भी तो नहीं कह सकते ना ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये झूठ बोलता है, इसकी कोई बात नहीं तस्लीम की जा सकती। सर, ऐसी भी बातें नहीं होती ना, वरना जो रेंजर्स ने आपके खिलाफ चार्जशीट बनाई है, आप लोग उस पर भी ऐसी बात कर देते हैं कि ये गलत है, ये झूठ है। मैं रेंजर्स पे बात करूंगी। फारूक सत्तार साहब, एक बात और बता दें, नबील कपूर ने कहा कि एक और रहनुमा आपका आपसे जुदा होने वाला है, एक और इस्तीफा आप लोगों को मिलने वाला है, कुछ इत्तलात हैं इस हवाले से? चूंकि फारूक सत्तार साहब, यकीन करें, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। कल अल्ताफ हुसैन साहब को जब रोते हुए देखा ना, उन्होंने कहा ये मेरे साथी वजारतों के मजे लूट कर छोड़ के भाग गए मुझे सारे। अल्ताफ भाई ने तो एक हकीकत कही, और ज़ाहिर डर और खौफ हो या जो इस वक्त हालात हैं उसको किस तरह फेस किया जाए जी, इस बुरहान से कारकुनों को, तहरीक को कैसे बचाया जाए, कैसे निकाला जाए। ठीक। और जो अल्ताफ भाई ने एक हमारा वो कायम किया है कि हम सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, तो हम तो अपने ज़मीर और ज़र्फ़ की रोशनी में जो हमारी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, अल्ताफ भाई ने, मैं समझता हूँ मेरे बहुत सारे कॉलीग्स होंगे, उनके लिए सारी बातें कही हैं, कही होंगी, और ऐसा है भी। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि ये वक्त है कि जिसमें हमें कोशिश ये करनी कि हमारी यूनिटी कायम रहे। ठीक। अगर यूनिटी हमारी कायम नहीं रहेगी तो कराची और सफ़र करेगा, और हमारी जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है, यहाँ पर जो यहाँ की यूथ है, जो आने वाली नस्ल है,
तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए NA-246 में जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया था, हमें हर चैलेंज को उसी तरह रिस्पॉन्ड करना है। सर, एक आखिरी सवाल, इसका छोटा सा जरा जवाब दे दीजिएगा। रेंजर्स ने जो खत लिखा है, आपने 2-3 दिन कहा आपको मिला नहीं, अब यकीनन मौसूल हो गया होगा, उसमें 186 लोगों को जो हैंडओवर करने की डिमांड की गई है फारूक सितार साहब, तो आपने ये कहा कि उसमें बहुत से तो इस दुनिया में ही नहीं है ना, तो सवाल ये है कि जो इस दुनिया में हैं और उस लिस्ट में भी हैं, क्या आप उन्हें हैंडओवर करेंगे रेंजर्स के? जरा शॉर्ट आंसर। सबसे पहले तो मुझे उस लिस्ट या लेटर की क्रेडिबिलिटी पर शक व शुबा है, और मैं उसकी ऑथेंटिसिटी पर मुझे वो नहीं है, क्योंकि मुझे वो लिस्ट नहीं मिली और मेरे पास नहीं आई। मुझे तो एंकर्स दे रहे हैं, और एंकर्स को उनके चैनल में किसने दी और उनके चैनल में किसने लाकर दी, अगर और वो तस्दीक करके मुझे दे तो और ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर तो जब से ये मीडिया पर आई है तो हुआ ये है कि सोशल मीडिया में इसके जवाब आए, और जवाबात से मुझे पता चला है कि इसमें कब दुनिया में नहीं है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी और मशकूक होगी, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं रखता रेंजर्स से या अपने रियासती इदारों से कि वो ऐसी लिस्ट बनाएंगे और मुझे भेजेंगे कि जिसमें इतना बड़ा फ्लॉ हो, तो फिर वो जिंदा और जो जिंदा नहीं है उनकी बहस तो बाद में चलेगी। इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत मशकूक। बहुत शुक्रिया फारूक सितार साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।